हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं उमा शंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मैथ की श्रृंखला चल रही है जिसका यह लेक्चर नंबर 8 है। इसके पहले हम लोगों ने एमपीपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग, मेंस के अकॉर्डिंग नंबर सिस्टम खत्म कर लिया है। इक्वेशन, समीकरण, गुणनखंड, फैक्टर्स इसे खत्म कर लिया है। परसेंटेज बहुत अच्छे से देखा, खत्म कर लिया। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है हमारा सांख्यिकी, इसमें हम लोगों ने प्रायिकता लास्ट सेशन में देखा है और उसके बहुत सारे प्रश्नों को भी सॉल्व किया है। उसे आप लोग देखिए, प्रैक्टिस करिए, आपको प्रायिकता में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आती है तो आप पूछ सकते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति, माध्य, माध्यिका और बहुलक, मीन, मोड और मीडियन, मीन, मोड और मीडियन पर चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। आज के क्लास में आपको पूरी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। स्टैटिस्टिक्स की क्या जरूरत है, इनकी क्या जरूरत है, इसके साथ आप बहुत अच्छे से कर पाओगे प्रश्नों को मेंस में। क्लियर? आइए शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके पूरा सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग टारगेट इस वाले पोर्शन को कर रहे हैं क्योंकि इस वाले पोर्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। 11 मार्कर तो यहीं से बनेगा। ठीक, तो क्या होती है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? तो यह एक शाखा है, गणित की एक शाखा है, मैथ की एक शाखा है, जिसके अंतर हमने क्या कर रहे हैं, आंकड़ों का जो हमारे पास डेटा है, उन डेटाओं का हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने क्या किया, संकलन किया। हम आंकड़ों को, डेटास को संकलित कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। पहला काम तो यही होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या किए, संगठन किए। मतलब कलेक्शन के बाद हमारा आएगा ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले हमने डेटास को कलेक्ट किया, आंकड़ों को कलेक्ट किया, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद उसको हमने प्रेजेंट किया। प्रेजेंटेशन कई तरीके से हम कर सकते हैं, है ना, बॉक्स बना करके, पाई चार्ट्स बना करके, है ना, बारंबारता वगैरह बता करके, फ्रीक्वेंसी कितनी है। उसके बाद हमने एनालाइज किया, ठीक, और उसके बाद हमने इंटरप्रिटेशन किया, सॉल्व किया इन सभी डेटास का, इन सभी आंकड़ों का। क्या क्या किया? 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स इन्हीं 5 शब्दों से बना है। इसकी परिभाषा जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, संकलन, आंकड़ों का संकलन, फिर आंकड़ों का संगठन, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, उसके बाद विश्लेषण तथा अर्थ निर्णयन में जो विधियां प्रयोग की जाती हैं उनका अध्ययन ही सांख्यिकी कहलाता है। इन डेटास का जो हम लोगों ने कलेक्शन किया है, ऑर्गेनाइजेशन किया है, प्रेजेंटेशन किया है, उसके बाद एनालाइज किया है और इंटरप्रिटेशन किया है इन डेटास का, इसी की स्टडी के लिए जिन मेथड्स का उपयोग कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं। आई होप क्लियर हो गया। तो ये डेफिनेशन आप क्लियर लिख सकते हो। अगर 3 मार्कर, 5 मार्कर या फिर 11 मार्कर में आता है, सांख्यिकी को प्रस्तुत करते हुए या बताते हुए कोई आपको क्वेश्चन पूछ ले तो आप लिख सकते हो, नोट कर लीजिए। अब यहां पर मैंने 5 वर्ड्स जो बोले थे वो ही चरण है। फेज ऑफ सांख्यिकी, फेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इनको आपको इस तरीके से लिख देना है कि अगर चरण पूछे कि सांख्यिकी के कौन कौन से चरण हैं, तो 5 चरण हैं। पहले चरण में आंकड़ों का संकलन करना है, कलेक्शन करना है डेटास का, आंकड़ों का संगठन करना है, ऑर्गेनाइज करना है डेटास का, आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण करना है, प्रेजेंटेशन करना है, आंकड़ों का विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है, और आंकड़ों का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन करना है, सॉल्व करना है, और उसके बाद हम लोग को स्टैटिस्टिक्स पूरा हो जाएगा। ठीक, आसान है। चुन्नीलाल को भी बहुत आसान लग रही है अब मैथ। आप लोगों की भी मुझे आशा है कि अब मैथ से थोड़ा डर खत्म हो रहा है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों का जो मैथ का डर है वो धीरे धीरे कम होता जाए। उसके बाद मुझे जरूरत पड़ेगी तो और भी क्लासेस लेंगे जिसमें हम लोग बहुत सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस कर सकें। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सांख्यिकी अध्ययन के चरण, फेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक,
आगे बढ़ते हैं सांख्यिकी के अनुप्रयोग। क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं सांख्यिकी, क्या कारण है, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो साथियों जब भारत सरकार को जनसंख्या पूरी भारत की काउंट करनी होती है तो वो डेटा को, इस पूरी जनसंख्या को अलग अलग तरीके से डिवाइड करता है। कैसे? अगर पूरे भारत की जनसंख्या एक मान लेते हैं ऑन एन एवरेज, देखो मैंने एक वर्ड ले लिया एवरेज, ठीक है, क्योंकि औसत ही सब कुछ इस चैप्टर की जान है। हर चीज औसत से ही रिलेट करेगी। उसके सेंटर टेंडेंसी जो हम लोग पढ़ेंगे, मीन, मूड और मीडियन, वो यही चीज है, औसत ही है एक टाइप से, या फिर उसके इर्द गिर्द ये डेटा को बताता है, औसत के इर्द गिर्द डेटा को बताता है, वही रिप्रेजेंट करता है, वही औसत ही रिप्रेजेंट करता है, और यही हमारी सांख्यिकी की जान है। तो अब यहां पर जो मैंने बोला, भारत सरकार अगर जनसंख्या, भारत की जनसंख्या काउंट करेगा तो क्या बोल, एक काउंटिंग में पूरा डेटा क्या आया कि मान लेते हैं 140 करोड़ जनसंख्या है पूरे भारत का, और मध्य प्रदेश का अभी 7 करोड़ के आसपास था 2011 में, अब ये बढ़ के मान लेते हैं लगभग 9 करोड़ के आसपास हो गया होगा। अब इस टोटल जनसंख्या को वो डिवाइड करता है कि इतने पुरुष हैं और इतनी महिलाएं हैं, दो टेबल अलग अलग बन गई। ठीक, अब उसमें भी इतने बच्चे हैं, इतने बुजुर्ग हैं और इतने जवान हैं। किसमें? पहले पुरुष में और फिर महिलाओं में। शिशुओं को अलग कर दिया और वयस्कों को अलग कर दिया, बुजुर्ग को और अलग कर दिया। ठीक, उसके बाद कैटेगराइज कर देते हैं जाति के, धर्म के, कि मतलब ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ऐसे करके कितने धर्म के लोग, उनकी जनसंख्या कितनी है। उसके बाद ये जनरल कैटेगरी, फिर उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी, इस कैटेगरी में भी बता देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एमपी में एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल, इनके परसेंटेज अलग अलग दे रखे हैं, है ना। तो अब इसके आगे इन डेटास को और ज्यादा सिंप्लीफाई किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो ये इतने बड़े डेटा, पूरे देश की जनसंख्या जो कि 140 करोड़ है, इस पूरे डेटा को कलेक्ट करना इतना इजी नहीं होता है। उसके बाद ऑर्गेनाइज करना, तो कलेक्ट पूरा क्या किया गया, डेटा को कलेक्ट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, उसके बाद प्रस्तुतिकरण किया गया, विश्लेषण किया गया, एनालाइज किया गया, और फिर इंटरप्रिटेशन किया गया, तब जाकर के चीजें व्यवस्थित होती हैं। ठीक, तो ये अनुप्रयोग में आपको लिखना है कि राष्ट्रीय विकास के लिए योजना बनाने में, उपभोक्ता कीमतों के सूचकांक में, जनसंख्या वृद्धि में, सांख्यिकी कोटि नियंत्रण में, बाजार सर्वेक्षण और मतगणना में, यही मैं बात बता रहा था आपको, स्वास्थ्य के संबंध में सांख्यिकी और कृषि उत्पाद में सांख्यिकी, इन सभी क्षेत्रों में, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, आप 2-4 क्षेत्रों को बता सकते हो। सांख्यिकी क्या कहलाती है, सांख्यिकी अध्ययन के चरण क्या क्या हैं, और सांख्यिकी के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस क्या हैं, इतना आप बताओगे 3 मार्कर, 5 मार्कर या 11 मार्कर में आएगा तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया क्या होती है सांख्यिकी, चरण, अनुप्रयोग। अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसके अंदर हमको सबसे इंपॉर्टेंट माध्य पढ़ना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मीन पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं, बनते हैं और बनेंगे। हमको एक जनरल, मीडियन और मूड का नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए। इससे कौन कौन से प्रश्न बनेंगे वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होती है माध्य। ठीक, मैंने अभी आपको क्या बोला, सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को मतलब सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब बिल्कुल बीचों बीच, मतलब पूरे डेटा का बिल्कुल बीच, मतलब औसत की बात कर रहा है, या उसके इर्द गिर्द किसी भी संख्या या किसी भी डेटा की बात कर रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे अगर देखें बात, माध्य क्या कहलाता है, तो माध्य सामान्य अर्थ औसत कहलाता है, एवरेज। एवरेज ही है और कुछ नहीं है। हमको एवरेज निकालना बहुत आसानी से आता है कि एवरेज हम क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं 5 डेटा दिया हुआ है, 1 2 3 4 5,
तो बहुत इजीली वे में हम इस क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ते हैं और ये कितनी संख्या है, 5 है, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं। बहुत इजी वे में हम लोग इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा क्या निकल जाता है, मीन निकल जाता है, माध्य निकल जाता है। ठीक, तो यहां पर आप क्या बताओगे कि माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप बताओगे कि माध्य का सामान्य अर्थ औसत है, एवरेज है। ठीक है, माध्य ज्ञात करने के लिए सभी प्रेक्षणों, प्रेक्षण क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। ठीक, प्रेक्षणों के मानों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। मतलब सभी प्रेक्षणों का योग ऊपर लिख लिए, ये जैसे हमने डेटा लिखा, ये पूरे डेटा 5 डेटा दिए हुए थे, ये सभी प्रेक्षण हो गए, ऑब्जर्वेशन। इन सभी प्रेक्षणों को ऊपर लिखा सम के फॉर्म में, ये देखो एक्स बार से डिनोट करते हैं इसे, एक्स बार, ऊपर हमने एक लाइन खींची उसको बार बोलते हैं, एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू, या फिर हम लोग बोलेंगे माध्य, मीन इज इक्वल टू सभी प्रेक्षणों का योग x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस xn तक, अपॉन में प्रेक्षणों की कुल संख्या, जितने प्रेक्षण दिए होंगे, जैसे यहां पर 5 संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, तो नीचे प्रेक्षणों की संख्या हो गई, n की वैल्यू हो गई 5, तो इसको आप लोग जोड़ के डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9, 9 1 10 और ये 5 15, 15 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया 5 3 15। तो ये देखो 3 आ गया, 1 2 3 4 5, इनके सबसे बीच में 3 है, एवरेज हमारा लगभग 3 आ गया, एवरेज हमारा 3 आ गया, जो कि इसकी माध्य है, इसका मीन है। तो ये फॉर्मूला बना कि माध्य, मीन इज इक्वल टू क्या हो गया, सभी प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की कुल संख्या। मैथमेटिकली टर्म में देखेंगे तो x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 प्लस xn, अपॉन में जितने प्रेक्षणों की संख्या होगी, ऑब्जर्वेशन जितने नंबर्स होंगे, n को हम लोग नीचे लिख देंगे, ये हमारा हो गया मीन। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसे नोट कर लो। अब एक प्रश्न है, माध्य ज्ञात करिए, ये आपके पास डेटा दिया हुआ है। ये डेटा तो बहुत इजी था, हम लोग इजी वे में कर सकते हैं, इस डेटा को भी हम लोग बहुत इजी वे में कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा हमको मान निकालना है, माध्य निकालना है। तो क्या होता है, माध्य इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू होता है प्रेक्षणों का सम। ठीक, सभी प्रेक्षणों का योग, ऑब्जर्वेशन ऑफ जितने दिए हुए हैं उनका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इनको आप इस तरीके से लिखोगे 7 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7, ये आप कर दोगे, ये आपका आ गया क्या, औसत आ गया, ये आ गया हमारा माध्य, ये आ गया हमारा माध्य। अगर आप जोड़ोगे तो देखो क्या क्या आता है, 20 20 40 60 68, ये हो गया 68। ठीक, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 33 4, ये हो गया 37, 37 प्लस 7 44। ठीक, ये पूरा हो गया कितना, 44, और ये हो गया 68, 8 4 12, 6 4 10, 1 11, 112 डिवाइडेड बाई 7, इसको अगर डिवाइड करोगे तो 16, आपका माध्य कितना आ गया, 16। ठीक, माध्य कितना आ गया, मीन आ गया हमारा 16। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी है, मीन निकालना दुनिया का सबसे इजी काम है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या करा हमने, सभी प्रेक्षणों को जोड़ दिया और जितने नंबर हैं प्रेक्षणों को उससे डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। ये तो इजी डेटा है सर, क्या होगा जब टेबल के फॉर्म में बनाया जाएगा, हम उन सभी को भी डील करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमने माध्य निकालना सीख लिया, यहीं पर मैं शॉर्ट फॉर्म में सबसे पहले आपको समझा देता हूं क्या होता है माध्य, क्या होती है माध्यिका और क्या होता है बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक बहुत इजी है।
ठीक। मीन, मीडियन, मीन, मीडियन और मोड। समझोगे? माध्य में हमारे पास डेटा जैसे दिया था 1 + 2 + 3, हमने यही सब कर दिया था। 1 दिया है, 2 3 4 5, हमने कुछ नहीं किया, इनको जोड़ दिया और डिवाइडेड बाई 5 कर दिया, हमारा मीन आ गया। सर औसत आ गया। यहां पर हमको बेसिकली निकालना क्या है? औसत, एवरेज। औसत ही डायरेक्टली निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर सम आ गया था 15 डिवाइडेड बाई 5, ये औसत आ गया 3। माध्यिका समझो, बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो हमारे पास प्रेक्षण ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे, प्रेक्षणों की जो संख्या दी होगी, उसका जो सबसे सेंटर पॉइंट होगा उसी को हम लोग सीधा सीधा माध्यिका बोल देंगे। बहुत इजी है। एक डेटा में दे रहा हूं, जैसे कि 10 है, 9 है, 1 2, उसके बाद 5 6, ये डेटा है हमारे पास। सबसे पहला काम, इसे आप असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिख दोगे। आरोही क्रम बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में इसे सजा दोगे, बढ़ते क्रम में। सबसे पहला काम यही करना है, बहुत इजी है। सर पहले 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, 6 आएगा, और उसके बाद एक डेटा और ले लो, 7 आएगा, 9 आएगा और फिर 10 आएगा। ये आपके पास डेटा आपने लिख दिया और असेंडिंग ऑर्डर में इसे सजा दिया, आरोही क्रम में इसे बढ़ते क्रम में सजा दिया। ठीक। अब जो सबसे सेंटर पॉइंट कौन सा है? इधर से देखो 1 2 3 4, ये वाला सेंटर है, इधर से भी 1 2 3 4, ये सेंटर पॉइंट है। तो हमारी माध्यिका, माध्यिका क्या हो गई? जिसको मीडियन बोलते हैं, वो हो गया हमारा 6। बस खत्म। किसी भी डेटा का, कितना इजी है, किसी भी डेटा का जो सबसे सेंटर पॉइंट है, जो सबसे सेंटर वाला डेटा है, वही इस पूरे के पूरे प्रेक्षणों की जो दिए हुए हैं ऑब्जर्वेशंस, उसी का माध्यिका है, उसी का मीन है, मीडियन है। क्लियर? तो यहां पर हमने देखा जो नंबर्स हैं 3 3 6 1 7, ये 7 नंबर्स हैं। n की वैल्यू क्या है? 7। तो हमको इसे सॉल्व करने में दिक्कत नहीं गया, क्योंकि ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। परंतु क्या होगा जब सम संख्या दिया जाएगा? मतलब ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, प्रेक्षणों की जो संख्या है, इसमें क्या होता? जो मैंने अभी 7 लिखा वो 7 नहीं होता, तो टोटल 6 नंबर होते। तो हमें कौन सा नंबर लेना है, बीचों बीच क्या होगा, वो हमको निकालना पड़ता। ठीक। मान लेते हैं क्या अगर 7 नहीं है, ठीक, अगर 7 नहीं है, क्या क्या डेटा दिया हुआ है? 1 2 5 6 9 और 10। अभी हमारे पास n कितना है? n हो गया 6, n हो गया 6। तो यहां पर आपको देख पा रहे हो 5 और 6, इसमें कंफ्यूजन होगा। तो इसके बीच का जो नंबर होगा ये होगा क्या? 5.6। ये है हमारा आंसर, ये है हमारा माध्यिका, ये है हमारा मीडियन। बिल्कुल बीचों बीच, इन दोनों नंबर के बीच वाला नंबर। कैसे निकालेंगे? अभी फॉर्मूला भी निकालना सीखेंगे। अभी तो ये समझो कि मीन होता क्या है? औसत होता है। मीडियन होता क्या है? तो सर सेंटर पॉइंट होता है पूरे प्रेक्षणों के ऑब्जर्वेशंस के बीच का। और फिर बहुलक देखो, बहुलक भी बहुत इजी है। देखो बहुलक क्या है? बहुलक मतलब बार बार आना। कोई डेटा बार बार आ रहा है, वही बहुलक कहलाएगा, मोड कहलाएगा। एग्जाम्पल देखो, आपके पास क्या दिया है? 1 3 7 8 9 8 20
21, 8, 7 और फिर 20। ठीक है, ये आपके पास डेटा दिया हुआ है। अब आप इसमें देखोगे कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो आप यहां पाओगे 8 जो है, 1 2 3, 8 जो है 3 बार आया है। 8 जो है वो 3 बार आया है। उसके अलावा 20 2 बार आया है, 7 2 बार आया है। तो 7 और 20 आंसर नहीं होंगे। जो सबसे ज्यादा बार आया है मतलब कि 8, मतलब कि 8, तो आंसर हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, मूड हो जाएगा 8। खत्म। आई थिंक बहुत इजी है, ये समझ में आ गया होगा। मीन मतलब औसत, प्रेक्षणिक जो संख्या है उनको जोड़ो, उनके संख्या से डिवाइड कर दो, औसत आ गया। माध्यिका में इस पूरे के पूरे डेटास को हमको असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में हमको जमा देना है। उसके बाद जो सबसे मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट वाला डेटा है, वो हमारा आंसर लिख देना है। बहुलक में हमको कुछ और नहीं करना है, हमको ये देखना है कि कौन सा डेटा बार बार आ रहा है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, बारंबारता किसकी सबसे ज्यादा है, तो वो हमारा बहुलक मोड हो जाएगा। सर क्या इतना आसानी से कर लिया आपने, इतना ही है? तो हाँ इतना ही है, बस थोड़े से फॉर्मूले ऐड होंगे और क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अप होगा, वो हम लोग करना सीखेंगे। ठीक, सबसे पहले तो इसे नोट कर लो। हम लोग मेंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं सवालों को, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, औसत निकालना सीख लिए, जिसको माध्य बोलते हैं। अब इस तरीके के भी प्रश्न आ सकते हैं, किसमें? माध्य में। मैंने आपको क्या बोला था, माध्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्नों की संख्या माध्य मतलब मीन से सबसे ज्यादा आएगी। तो आइए इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति है जिसके पास 5 कलम, 50 कलम है और 50 कलम का जो औसत मूल्य है वो 12 रुपए प्रति कलम है। मतलब एक पेन की जो कीमत है वो 12 रुपए है और इसी तरीके से उसने 50 पेनों को खरीदा है। डेटा देख रहे हो, डेटा क्या है, 50 कलम है, मतलब नंबर्स कितने हो गए, 50। और अब क्या करेंगे, एक पेन की कीमत 12 है, दूसरे की भी 12, तो दो पेन की कीमत 24, तीन पेन की कीमत 36, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, चार पेन की 48। इस तरीके से 50 पेन को क्या करेंगे, 12 को 50 बार जोड़ेंगे या फिर 12 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डेटा आ जाएगा। पूरा सम कर सकते हैं, औसत निकालना है ना हमको, है ना। तो औसत इस तरीके से हमने पहले पूरा सम किया, उसके बाद नंबर 50 कितने पेन है, 50 है, उससे डिवाइड कर दोगे तो औसत कितना आ गया, 12। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, मान लेते हैं 50 कलम का औसत मूल्य, 50 कलम खरीदा, उसमें 12 रुपए प्रति कलम है और इसके अलावा 30 कलम खरीदता है जिसमें एक पेन की जो कीमत है वो 10 रुपए है। 10 रुपए प्रति कलम के दर से उसने 30 कलम खरीदा। तो आप बताइए सभी कलम का माध्य मूल्य क्या करें। क्या इतनी बात क्लियर है? तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है माध्य x बार। इसके लिए आपको क्या बना, देखो यहां पर या तो आप 12 प्लस 12, एक पेन की कीमत 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, मतलब कितनी बार करोगे सर, 50 बार। ये जो फ्रीक्वेंसी है 50 बार आनी चाहिए। उसी तरीके से ये 10 रुपए वाले कलम 30 बार, ये कितनी बार आएगा, ये आएगा 30 बार और ये आएगा 50 बार। ठीक, और नीचे आप नंबर्स कितने हैं, इसके 50 हैं और इसके 30 हैं। इस तरीके से या तो जोड़ो या तो डायरेक्टली कर दो कि सर ये जो नंबर है वो है x1 बार, मतलब जोड़ दिया हमने सबको एक साथ। ठीक, उसके बाद हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई इंटू n1 प्लस
2 बार इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक, यहां पर आपका कितना आ गया 50 इंटू 12, मतलब 12 इंटू 50 प्लस 10 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 30। यही चीज हम लोग इस तरीके से आसानी से कर रहे हैं। अब इसको आप 50 बार जोड़ोगे तो बहुत समय लग जाएगा। सीधा सीधा है, 12 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे नंबर्स ऑफ पेन, मतलब पेनों की संख्या, कलम कितने खरीदा हमने 50 प्लस 30, उसको लिख दिया। तो यहां से क्या आ गया 12 पंचे 60, 600, ये हो गया 300, और अपॉन में आ गया 8, 80। यहां से आ गया हमारे पास 900 डिवाइडेड बाई 80, कट गया 8 1 जा 8, कैरी हुआ 2 आया, लगभग 11.2 आ गया हमारा आंसर। मतलब x बार, मतलब माध्यम हमारा आ गया 11.2 माध्य, मीन। आई होप क्लियर हो गया है, और हो गया है तो कमेंट में लिखिए हाँ सर क्रिस्टल क्लियर हो गया है, माध्य क्रिस्टल क्लियर हो गया है, नोट कर लीजिए। अब हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है जो कि टेबल के फॉर्म में बॉक्स के अंदर है, हमको इसका माध्य निकालना है। किसी कक्षा में 20 छात्रों के प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। सबसे पहले समझना है कि एक क्लास है, क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं। उन 20 बच्चों का जो डेटा दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है कि उनका प्राप्तांक दिया हुआ है। ठीक, 85 नंबर 5 बच्चों ने प्राप्त किया, ये आपको ये समझना है। यहां पर प्राप्तांक दिया हुआ है, ये आपका मार्क्स दिया हुआ है, और ये बारंबारता दिया हुआ है। बारंबारता को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आपको ये याद रखना है कि बारंबारता को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार आया वो नंबर, वो डेटा कितनी बार आया, उसको हमने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक, जैसे यहां पर पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि 50 कलम है और 12 रुपए प्रति कलम है, तो 50 जो है, 12 जो है वो कितनी बार आया 50 बार। अब यहां पर भी फ्रीक्वेंसी ये हो गया, प्राप्तांक जो है ये हमारा मेन डेटा होगा, तो x की वैल्यू हो गई ये हमारा 85, 80, 70, 65, ये x की वैल्यू हो गई, और ये फ्रीक्वेंसी हो गई। इसको आप f से डिनोट करोगे कि 85 पाने वाले 5 बच्चे हैं, 80 पाने वाले 4 बच्चे हैं, 70 पाने वाले 3 बच्चे हैं, इसी तरीके से पूरे, और 40 पाने वाले 2 बच्चे हैं, है ना। तो इस तरीके से ये डेटा को दे रखा है। हमको इस पूरे डेटा का माध्य निकालना है, एवरेज निकालना है, ठीक, मीन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे बहुत इजी वे में। एक बॉक्स बना दो, सबसे पहले x की वैल्यू रख दो, प्राप्तांक लिख दो, प्राप्तांक x हो गया। उसके बाद बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी, इसको f से डिनोट कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। क्यों करना है सर, आपने इसमें भी किया था, आपने सीधा सीधा 12 प्लस 12 को जोड़ने की बजाय 12 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही 85 प्लस 85 प्लस 85 5 बार जोड़ने से अच्छा है कि 85 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है। तो यहां पर आपका आ गया f इंटू एक्स, f इंटू एक्स, फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स, प्राप्तांकों की ये जो प्राप्तांक जितने हैं वो डेटा में। तो आइए इसको अरेंज कर लेते हैं। 85 ऐसे ही बनाना है आपको, 80, 70, 65, 60, 50, 60,
एक सेकेंड, थोड़ा सा क्या हो रहा है, जगह की कमी। सबसे पहले 85 लिख लो, फिर 80, 70, 65, 60, 50 और 40। क्लियर है? यहां पर 85 कितनी बार आया? 5 बार, 80 4 बार, 70 3, 65 1, 63, 52 और 42। सबसे पहले आपको यह कर लेना है। अरेंज हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 85 5 जा बचम 25, 2 8 पंचे 40, 2 42। ठीक, 8 चौको 32, 7 त्रिक 21, 65, 6 त्रिक 18, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। ये आपका fx आ गया, f इंटू एक्स आ गया। कितनी बात क्लियर है? हमने प्राप्तांक लिखा, हमने फ्रीक्वेंसी बारंबारता को शो कर दिया, उसके बाद हमने f इंटू एक्स लिख दिया। अब क्या करें सर? अब हमको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या सर? जो मीन होगा वो होगा समेशन ऑफ या सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स की वैल्यू अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये यहां पर क्या आपने बता दिया सर? कोई बड़ी बात नहीं है, इसको समझोगे। यहां पर हमने क्या किया था? f इंटू एक्स लिखा है ना, ये जो मल्टीप्लाई किया है, इनको जब हम पूरा योग निकालेंगे, सम निकालेंगे, तो ये हमारा क्या शो करेगा? समेशन ऑफ एफ एक्स शो करेगा। मतलब f इंटू एक्स डेटा का योग, जो हम लोग यहां ऊपर लिख देंगे। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी वाला जो टेबल है, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं सम ऑफ, ये जो आपका साइन है इसको बोलते हैं क्या? सम ऑफ, मतलब योग। ठीक है, तो यहां पर सारी फ्रीक्वेंसी को एक साथ जोड़ा और उसको हम लोग यहां पर डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ऊपर में क्या लिखा हमने? f इंटू एक्स का योग, और नीचे क्या लिखा? ये जो फ्रीक्वेंसी बारंबारता है इसका योग। इतनी बात क्लियर है? तो आइए इसको जोड़ लेते हैं। सबसे पहले 10 1 कैरी हो गया, 5 12 20 और 28, 2 कैरी हो गया, 2 2 4 8 10 3 13, 1380 आ जाएगा। ठीक है, 1380। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? माध्य। ऊपर क्या लिखेंगे? 1380। फ्रीक्वेंसी देखो, 5 4 9, 9 1 10, 13 16 17 18 19 20, ये 20 आ गई फ्रीक्वेंसी। 20 बच्चों की संख्या थी, है ना? क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? टोटल छात्रों की संख्या 20 है, तो इसको 20 से डिवाइड कर दो, ये हमारा आंसर आ गया। खत्म। फिर से समझोगे पूरा का पूरा प्रश्न। हमारे पास एक क्लास है, क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, उन 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, प्राप्तांक दिए हुए हैं कि प्राप्तांक कितना दिया हुआ है? 85। 85 पाने वाले 5 बच्चे हैं, 80 पाने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं, 70 पाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, 65 पाने वाला 1 स्टूडेंट है, 60 पाने वाला 3, इसी तरीके से बाकी डेटा है। हमने कुछ नहीं किया, टेबल बनाया सर, प्राप्तांक को एक साइड लिखा, फ्रीक्वेंसी को लिख लिया कि कितने बच्चे हैं, उनका जोड़ लिखा, योग किया, उसके बाद f इंटू एक्स किया और उसका जोड़ा हमने, तो 1380 आया। और इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, जिसमें क्या है? x बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ f, फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स और अपॉन में फ्रीक्वेंसी का योग।
यहां से हमारे पास ये आ गया, इसको आप डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट गया, 2 6 जा 12, 2 9 जा, तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया, 69 माध्य होगा। 69 एवरेज है, इस पूरे प्राप्तांकों का एवरेज क्या आया, 69 आया। क्या इतनी बात क्लियर है? तो इस तरीके के प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हो, उसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये समांतर माध्य भी बोलते हैं इसको, एक्स बार को, ठीक है ना। अब बात करेंगे मीडियन माध्यिका की। साथियों, मीन जो है एक बेसिक नॉलेज आपको हो गया है। इसके अंतर्गत 3 से 4 फॉर्मूले होते हैं, ठीक। 3 इसके अलावा फॉर्मूला होता है, उसकी एक अलग से कभी क्लास ले लेंगे। अभी आपको मेंस के अकॉर्डिंग एक बेसिक समझ होनी चाहिए, मेंस में आपको किस तरीके से लिखना है उसकी समझ होनी चाहिए, उसको डेप्थ में और कभी चलेंगे। अभी आप माध्यिका पर आओ, मीन इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो आप आइए माध्यिका में, मीडियन में, जो मैंने आपको बताया था कि डेटास जो दिए हुए हैं उसका सेंटर पॉइंट, उसका सेंटर पॉइंट याद करिए, मैंने क्या बताया था, डेटास का सेंटर पॉइंट। ये आपके पास डेटा दिया था 1 2 5 6 7 9 10, तो सबसे बीच में 6 है, तो ये हमारी माध्यिका हो गई थी, मीडियन हो गई थी। तो आइए इसी को समझते हैं। किसी आंकड़ा समूह के केंद्र में मध्य में जो मान होता है उसे माध्यिका कहते हैं, उसे मीडियन कहते हैं। ये परिभाषा लिख दोगे। अर्थात डाटा समूह के सभी मूल्यों को यदि आरोही असेंडिंग, आरोही क्रम में अगर हम जमा दें अथवा अवरोही क्रम में जमा दें, तो सजाए जाने के बाद ठीक बीच के पद का जो मूल्य होता है वही माध्यिका, वही मीडियन कहलाता है। आपको समझ में आ गया। माध्यिका जो सबसे बीच में होगा उसके दोनों ओर के पदों की संख्या समान होती है। मैंने बिल्कुल बीच लिया था और विषम संख्या लिया था, बिल्कुल आपके इधर 3 संख्या थी, इधर 3 संख्या थी, वो बीच का पॉइंट था। टोटल नंबर 7 थे। यहां पर देखो उदाहरण, ये 7 11 11 15 20 20 28 कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब चौथा पद 1 2 3 4। सर आपने डायरेक्टली चौथा पद कैसे बोल दिया, 15 आपका आंसर कैसे आ गया? तो आप देखो ना, इसके इधर 3 डेटा है, इसके इधर 3 डेटा है, तो आपका ये वाला आंसर हो गया, मीडियन हो गया। सर आपने बोला था इसको सॉल्व करने का कुछ फॉर्मूला है, तो बिल्कुल, अगर ये हमारे जो पदों की संख्या है ये विषम होगा, क्या होगा, विषम होगा, ऑड होगा, n की वैल्यू, n क्या होगा, ऑड होगा, तो हमारे पास डायरेक्टली बीच का नंबर आएगा। वो कैसे आएगा सर, ये n+1/2, यहां 7 है, n+1/2, 7+1/2 मतलब 8/2, मतलब 4 आया। ये 4 क्या है, चौथा, 4वां पद है। तो इस पूरे डेटा में चौथा पद 1 2 3 4, चौथा पद 4th पोजीशन पर कौन सा नंबर है, 15 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये तब होगा जब पदों की संख्या क्या होगी, ऑड होगी, जब पदों की संख्या विषम होगा। आई थिंक क्लियर है। सर क्या होगा जब इन पदों की संख्या सम हो? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपॉन में 2। सर इतना टफ क्यों बता रहे हो, डायरेक्टली बताओ। देखो जैसे यहीं पर मैंने एक और डेटा ले लिया, 28 एक बार और ले लिया। अब इसमें कितना हो गया, अब इसमें हो गए कुल 8 पद, अब कुल हो गए 8 पद, मतलब n कितना हो गया, 8। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, n/2 पद, तो आपको ये सब छोड़ दो। क्या सर चौथा जो पद है और 5वां पद है ये बीच में आ रहे हैं, चौथा और 5वां, तो इसका सेंटर पॉइंट होना चाहिए, मतलब 15 + 20 / 2। क्या इतनी बात नहीं समझ में आ रही है? इधर से चौथा पद, इधर से चौथा पद, तो इधर से चौथा पद 15 आया, इधर से चौथा पद 20 आया। इन दोनों का जोड़, इन दोनों का योग / 2,
ये हमारा आ गया। जब हमारे पास पदों की संख्या सम हो, इवन हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, यहां n की वैल्यू 8 है तो ये n की वैल्यू 8 यहां पुट किया, 8/2 मतलब 4 चौथा पद, और यहां n/2 + 1 मतलब 4 + 1 मतलब 5वां पद। बहुत इजी है। और डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। चौथा पद क्या है सर, 15 है। पांचवा क्या है, 20 है। 15 + 20 डिवाइडेड बाई 2, बहुत आसानी से क्या आ गया, 35 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी माध्यिका हो गई, ये हमारा मीडियन हो गया। इसे नोट कर लो, ये फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लोगे, और अगर आता है एग्जाम में लिखने के लिए तो आप ये पूरा एक्सप्लेन करोगे, इसके लिखने के आपको मार्क्स मिलेंगे। स्टेप मार्किंग होती है मैथ में, ठीक, और मेंस में तो खासकर होती ही है। अब हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है, क्या कि ये आंकड़े दिए हुए हैं और इनका हमको माध्यिका निकालनी है। ठीक है, सबसे पहला काम असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में सजा दीजिए, सजा दीजिए। सबसे छोटा क्या है, 3, तो आप लिखोगे यहां पर आरोही क्रम में लिखने पर, ऐसे आपको मेंस में लिखना है। सबसे छोटा 3, उसके बाद 4 नहीं है, 5, 6 नहीं है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं है, 13 और 15, फिर एक बच रहा है 18। आपने क्या किया, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में इस पूरे डेटा को सजा दिया। क्लियर। अब इसमें टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक छूट रहा है, यहां पर 12 भी है। ठीक, तो हमारे पास टोटल 11 नंबर्स आ गए। देखो 3 5 7 8 9 10 11 12 13 15 18 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर। तो आपने सबसे पहले लिखा पदों की संख्या, n की वैल्यू, पदों की संख्या n = आ गया 11। ठीक, अब आपका ये जो 11 है ये क्या है, एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। तो हमने माध्यिका निकालने का फॉर्मूला देखा है, आप पूरा लिखोगे फॉर्मूला, माध्यिका निकालने का फॉर्मूला, अगर पदों की संख्या विषम है तो हमने लिखा था n + 1/2। n कितना, 11 + 1/2 मतलब 12/2 मतलब 6, छठवां पद। छठवां पद हमारा आंसर होगा। तो छठवां पद देखो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये है हमारा आंसर। तो हमारी माध्यिका, माध्यिका क्या हो गई, 10। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आप पूरा का पूरा लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होनी चाहिए। ये हमारा मीडियन आ गया। जब हमारे पास पदों की संख्या विषम हो तो हमको n + 1/2 करना है। जब हमारे पास पदों की संख्या सम हो, जब हमारे पास पदों की संख्या सम हो तो हमको फॉर्मूला क्या लिखना है, माध्यिका का, माध्यिका = n/2वां पद प्लस n + 1/2वां पद अपॉन 2। देखो यही है। ठीक, इसको ध्यान से रखना, ये n/2 है और +1 है। सबसे पहले आपको इस पूरे डेटा को अरेंज करना है आरोही क्रम में। किसमें, आरोही क्रम में। उसके बाद क्या करना है, आपके पास जो n की वैल्यू है वो n की वैल्यू को 2 से डिवाइड करना है,
+1 करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, यही करना है और हमारे पास माध्यिका मीडियन आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आरोही क्रम में लिखने पर आपके पास क्या आ जाएगा? सबसे छोटा वैल्यू देखो इसमें क्या है, 15 है, ठीक है। उसके बाद 23, उसके बाद 27, 31, 35, 37, 45, 48, 55, 58, 60, 65, उसके बाद 76। देख लो कहीं कुछ छूट रहा है तो आप देख लो एक बार, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, n की वैल्यू हो गई कितनी, 16। आप काउंट करो, टोटल n कितने हैं, 16 है, जो कि एक सम संख्या है, जो कि एक सम संख्या है। तो इसको आपको पुट करना है माध्यिका वाले फॉर्मूले में। n/2 मतलब 16/2 प्लस 16/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया कितना, 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2वां पद, 17/2। 17वां पद देखो यहां पर, देखो इसमें हाँ, इसमें 8वां पद देखो और 9वां पद देखो क्या क्या है, 48 है और 55 है, 48 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2। इसे सॉल्व करो, जो आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, माध्यिका। 8 5 13 और 5 4 9 1 10, ठीक। 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 पंचे 51.5 हमारा आंसर होगा। इसे नोट कर लो। अब बात करते हैं मूड की, बहुलक की। क्या होगा मूड? तो बहुलक मैंने आपको बताया इसका सामान्य अर्थ है अधिकांश। अधिकांश इसका मतलब होता है, मतलब जो बार बार आए, बार बार आए, जिसकी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या हो, फ्रीक्वेंसी मैक्स हो, सबसे ज्यादा बार वो पद आया हो, वो नंबर सबसे ज्यादा बार आया हो। ये हमको आंसर लिख देना है कि मूड क्या है, बहुलक क्या है। तो अधिकांश जो बार बार आए, वह संख्या जो अवलोकनों में, ऑब्जर्वेशंस में क्या हो, समूह में सबसे ज्यादा बार दोहराई जाती हैं, जिनकी पुनरावृत्ति सर्वाधिक होती है, वो हमारा क्या कहलाएगा, मूड कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। जैसे कि इस डेटा में देख पा रहे हो 7 11 11 15 20 20 28 और 20, इस पूरे डेटा में 20 जो है 3 बार आया है। तो हमारा आंसर जो होगा, बहुलक जो होगा वो 20 होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? हमारा बहुलक, हमारा मूड 20 होगा। इतना क्लियर है? तो इतना आप लिख पाओगे अगर बहुलक आता है, बिल्कुल लिख पाओगे। चुन्नीलाल भी लिख पाएगा हमारा, ठीक, आप भी लिख पाओगे। अब यहां पर एक प्रश्न दिया हुआ है एक टेबल के फॉर्म में, ये पूरा का पूरा आपके पास एक डेटा दिया हुआ है। इस डेटा में बोल रहा है कि जो 13 है वो एक बार आ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी बताया था मैं, बारंबारता, मतलब 15 2 टाइम्स आ रहा है, 18 3 टाइम्स, 25 टाइम्स, इसी तरीके से बाकी डेटा दिया हुआ है। तो इस सारणी से हमको क्या स्पष्ट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 5 टाइम्स। देखो कौन आया है 5 टाइम्स, 20 आया है। तो 20 5 बार आया है पूरे के पूरे हमारे डेटास में। तो हम लोग बोलेंगे हमारा बहुलक 20 होगा, हमारा मूड 20 होगा, और यही हमारा आंसर होगा। बहुत आसान है, ठीक। आगे देखो, बहुलक, माध्यिका, माध्य, मीन, मीडियन, मूड में एक संबंध है।
इस संबंध को आप याद रखोगे, फॉर्मूले को याद रखोगे। बहुलक इज इक्वल टू 3 टाइम्स माध्यिका, 3 गुणित माध्यिका, इन माइनस में 2 इंटू माध्य, 2 गुणित माध्य। इसमें आप इंग्लिश में देखो, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ये याद रखोगे कि माध्यिका जो है बीच में जो हमने निकाला था, है ना, उसका 3 टाइम्स, और जब से शुरू में निकाला था माध्य का 2 टाइम्स, इनको माइनस करोगे तो हमारा मोड आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा, मीन आ जाए, बहुलक आ जाएगा, मूड आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है। इसको इधर उधर कहीं पर भी किया जा सकता है, जो हमने इक्वेशन में समझा था समीकरण वाले टॉपिक में, कि किसी भी इक्वेशंस को इक्वल के उधर लेके जाते हैं तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं और सेशन को समाप्त करते हैं। बहुलक ज्ञात कीजिए यदि माध्यिका 6 हो और माध्य 3 हो। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। बहुलक इज इक्वल टू 3 टाइम्स माध्यिका माइनस 2 टाइम्स माध्य। इंग्लिश मीडियम इसको मीन बोलते हैं, मीडियन मोड। मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स, आप फॉर्मूला देख लोगे। 3 टाइम्स माध्यिका, माध्यिका कितना दिया हुआ है 6, माध्य कितना दिया हुआ है 3, ये हो गया 18 और ये हो गया 6, आ गया आंसर क्या 12। तो आपका मोड कितना आ गया 12, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे प्रश्न बनेंगे, ये 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। ठीक, माध्य ज्ञात करना है। अगर आपके पास माध्यिका 12 दिया हो और बहुलक 3 दिया हो, सेम फॉर्मूले को यूज करो। क्या, बहुलक इज इक्वल टू, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका मतलब मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन मतलब माध्य। यहां पर क्या पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है, बाकी डेटा दे रखा है। तो सर माध्यिका दिया हुआ है 12, 3 इंटू 12 कर दो। माध्य हमको पता नहीं है, माध्य की जगह माध्य रहने दो। बहुलक 3 दिया हुआ है तो इक्वल में बहुलक लिख दो। अब ये इक्वेशन जो हमने सॉल्व किया था उस इक्वेशन की जैसे यहां पर इक्वेशन को सॉल्व कर दो। कुछ नहीं, ये पूरा का पूरा माइनस में है, इधर प्लस में ले आओ। 2 इंटू माध्य, ये हो गया 36, और ये जो है प्लस में इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 33। ठीक है, अब ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, बड़ा है, उधर जाएगा तो डूब जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिखाया था मैंने इक्वेशन में, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के उधर जाकर के डूब जाता है। 33 के नीचे देखो डूब गया, ये हमारे पास आ गया 33 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा आंसर क्या देगा, 2 1 जा 2, कैरी हो गया 16.5। ये हमारे पास आंसर आ गया 16.5। ये हमारी माध्य आ गई, और इस तरीके के प्रश्न करना हमने सीख लिया। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा सेशन, जिसमें हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, सांख्यिकी, उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी जो केंद्रीय जो हमारी मीन मीडियन मोड है, उसको बहुत डिटेल में अच्छे से समझ लिया, और आपको इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करना आने लगा। तो आप लोग सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। कोई भी प्रश्न है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए या टेलीग्राम में पूछ लीजिए, और बाकी के सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ जाइए। ऐप डाउनलोड कर लीजिए जहां पर क्विज वगैरह कराई जाती है, आपको पीडीएफ वगैरह वहां पर प्रोवाइड की जाएगी ऐप पर इस लेक्चर्स के। उसके अलावा आपको करंट अफेयर से अवेयर रखा जाता है टेलीग्राम पर। तो इन सभी चीजों से जुड़ जाइए और खूब मन लगा करके पढ़ाई करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।